आइए जानते हैं पर्यावरण की सुरक्षा के अधिनियमों के बारे में। पर्यावरण के लिए हर दिन एक नया खतरा उभर रहा है। मानव जनसंख्या में वृद्धि, उसकी खपत में वृद्धि, पर्यावरण पर कई प्रभाव डाला जा रहा है। इसकी वजह से मानव पर्यावरण के बिना खुद को बनाए नहीं रख सकता। मानव जो है वो पर्यावरण के बिना खुद को बनाए नहीं रख सकता है, लेकिन उसकी गतिविधियों ने पर्यावरण को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाई, मतलब बहुत अधिक क्षति पहुंचाई है। ये क्षति के कारण कुछ चीज़ें हैं कि किस वजह से क्षति पहुंची है। तो पर्यावरण से संबंधित सबसे अधिक खतरों में से कुछ जो है वो निम्नलिखित हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हुआ है, प्रदूषण है, वनोन्मूलन है, जैव विविधता की हानि है। वनोन्मूलन मतलब वनों की कटाई। यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो हुआ है, क्लाइमेट रिस्क जो हुआ है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि देखिए किस एरिया से कितना हुआ है, प्रदूषण से हुआ है, वनों के उन्मूलन से हुआ है। ये ग्राफ में PDF में आपको भेज दूँगा तो इसको अच्छे से क्लियर से आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो समस्या है, इस समस्या से निपटने के लिए ना एक तत्काल आवश्यकता है। तो किस तरीके से निपट सकते हैं? तो संरक्षण के लिए कोई ठोस कदम, कोई ठोस नियम अगर बनाएंगे तो शायद उससे कुछ इसमें मदद मिल सकती है। आइए देखते हैं कि ये पर्यावरण संरक्षण किस तरह से किया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन का उद्देश्य जो है वो मौजूदा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना है। इसका मौजूदा का संरक्षण करना है और अतीत में हुई किसी भी क्षति को पूरा करना है। व्यक्तिगत, गैर लाभकारी संगठन और सरकारें सभी इस आंदोलन का हिस्सा हैं। सरकार ने भी इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कई अधिनियम पेश किए हैं। अब देखते हैं ये अधिनियम क्या क्या हो सकता है। तो पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण एवं वानिकी कार्यक्रमों के नियोजन, संवर्धन, समन्वय और उनके कार्यान्वयन की देख रेख हेतु केंद्र सरकार की प्रशासनिक संरचना में मुख्य एजेंसी है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए भी भारत में मुख्य एजेंसी है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं, जैसे वनस्पतियों, जीवों, जंगलों और वन जीवों का संरक्षण और सर्वेक्षण, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वंचित क्षेत्रों का वनीकरण और उत्थान, विधानों के ढांचों में पर्यावरण का संरक्षण, पशुओं का कल्याण। उसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। कब बना था ये? 1974 में। किसके तहत? जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम के तहत। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ तथा कार्य सौंपे गए थे। ये बना था कब? 1974 में, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण के तहत। इनको वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ तथा कार्य सौंपे गए थे। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र निर्माण के रूप में कार्य करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्य जो थे वो थे जल अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अनुसार जल प्रदूषण की रोकथाम करना, जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण को कम से कम करके राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना और वायु की गुणवत्ता में सुधार लाना था। देश में वायु की प्रदूषण की रोकथाम करना था। नियंत्रण या कमी करना। राज्यों के पास अपनी स्वतंत्र पर्यावरण नीति नहीं होती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की गई नीतियों के कुछ विविधताओं के साथ अपनाते हैं जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो। केंद्र सरकार विभिन्न पर्यावरण मामलों पर राज्य को दिशा निर्देश भी जारी करती है। देखिए, केंद्र सरकार अगर चाहे तो राज्य को दिशा निर्देश दे सकती है कि आप इस तरीके से अपने राज्य में पर्यावरण को लेकर सजगता फैलाइए,
कोई योजना चलाइए। राज्य के पास अपनी स्वयं की कोई भी पर्यावरण को लेकर के नीति नहीं होती है, लेकिन केंद्र सरकार जो गाइडलाइन जारी करती है, जो नीति बना करके देती है या जो घोषणा करती है, तो राज्य सरकार उसे मानती है और उस पर अमल करती है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों में से कुछ सूचीबद्ध हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी की पृष्ठभूमि के खिलाफ लाया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना था। अगर पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किसके खिलाफ लाया गया था, तो ये याद रखें कि भोपाल गैस त्रासदी की पृष्ठभूमि के खिलाफ लाया गया था। इसने पर्यावरण के आधारों पर उद्योगों के कार्यों को विनियमित करने और क्षेत्र की विशेष पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने हेतु केंद्र सरकार को अधिकृत किया। यह कारखानों द्वारा प्रदूषकों के निर्वहन के लिए मानक भी निर्धारित करता है। इसमें खतरनाक अपशिष्ट कचरे के प्रबंधन के नियम दिए गए हैं और खतरनाक रसायनों के पृथक भंडारण के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसमें एक छतरी जैसा ढांचा है जो केंद्र के साथ साथ राज्य स्तरों पर पहले से मौजूद पर्यावरण कानूनों को लागू करने में केंद्र सरकार की सहायता करता है। फिर देखते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002। ये याद रखते जाएं, जितने भी हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर से नोट डाउन करके याद कर लें कि जैव विविधता अधिनियम कब आई थी, 2002 में। कई बार प्रश्न दे देंगे मिलान करने के लिए, अधिनियम इस तरफ और उसके ईयर जो है लॉन्चिंग ईयर वो इस तरफ दे देते हैं और इस तरीके से मिलान करने वाले प्रश्न आ जाते हैं। अगर आपको ईयर याद रहेंगे तभी आप इस तरीके के प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002, इसका उद्देश्य क्या था कि जैविक विविधता को संरक्षित करना तथा प्रौद्योगिकी और संयुक्त अनुसंधान और विकास के हस्तांतरण सहित जैविक संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करना। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार की अनुमति के बिना जैव विविधता संसाधनों को अर्जित ज्ञान के पेटेंट यानी एकाधिकार करने का पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब कि कोई इस पे अपना एकल दावा नहीं कर सकता था कि ये अधिनियम के अंतर्गत जैव विविधता का कोई कानून हम खुद से पास नहीं कर सकते थे कि ये मैं चला रहा हूँ अधिनियम तो ये मेरे अकॉर्डिंग चलेगी, ऐसा नहीं कर सकते, जिसको आम भाषा में कॉपीराइट अधिकार कहते हैं। तो ज्ञान का जो पेटेंट था ना, अर्जित ज्ञान का पेटेंट, वो एकाधिकार करने पर भारत सरकार ने क्या किया, तो प्रतिबंध लगा दिया। स्थानीय समुदायों को उनके ज्ञान और संसाधनों का उपयोग पर अधिक नियंत्रण दिया गया। स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः जैव विविधता प्रबंधन समितियों BMC, राज्य जैव विविधता बोर्डों SSB और एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, याद रखें ये कब आई थी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब आई थी, 2010 में आई थी। यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल अधिकरण अपनाया गया है कि पर्यावरण आधारित मामलों पर तेजी से कार्रवाई की जाए। ऐसे अधिकरण को यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि कार्बन उत्सर्जन का जो स्तर है वह हानिकारक डिग्री तक ना पहुंचे। यह प्रदूषण भुगतान सिद्धांत को अपनाकर ऐसा करता है। कौन सा सिद्धांत? प्रदूषण भुगतान के सिद्धांत को अपनाकर ऐसा करता है। यह प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजा भी प्रदान करेगा जब भी आवश्यकता होगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम NGT अधिनियम के अनुसूची में रखे गए हैं। याद रखें NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT। इसकी अधिक सुगम बनाने के लिए पूरे भारत में 5 स्थानों पर बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसे नई दिल्ली में प्रमुख बेंच के रूप में सेवारत थी। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण कब आया था, तो ये आया था 2000 ईस्वी में आया था। अब देखिए, अधिनियम का उद्देश्य लाउड स्पीकरों और सार्वजनिक अभिभाषण प्रणालियों के उपयोग को नियंत्रित करके ध्वनि प्रदूषण के स्तर को कम करना है। यह रात के समय बंद परिसर के भीतर ही ध्वनि एम्पलीफायर का उपयोग करने की अनुमति देता है। अन्य शोर उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया, जैसे रात के समय में भोंपू बजाना और निर्माण कार्य करना। आजकल एक कल्चर सा चल गया है कि कहीं भी किसी का बर्थडे भी हो तो देर रात तक लाउड स्पीकर या लाउड म्यूजिक DJ बजाकर सेलिब्रेट किया जाता है। हमें ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे आसपास या पड़ोस में रात 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे के बाद कोई बहुत तेज़ आवाज़ में कोई भी म्यूजिक नहीं बजा सकता है। इसके खिलाफ कानून है, उसे जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकती है, या किन्हीं किन्हीं स्थितियों में दोनों ही चीज़ें होती है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972,
इसमें संरक्षित पौधों और जानवरों के सूची पत्र की स्थापना की, जिन प्रजातियों की क्रमशः कटाई और शिकार निषिद्ध था। मतलब जैसे कोई जीव है विलुप्ति के कगार पर, तो उन्हें हम मार नहीं सकते हैं। कोई पौधा है या इस प्रकार का कोई पेड़ है जो विलुप्ति के कगार पर है, उनको काटने पे रोक लगाई गई थी। उसी के खिलाफ था ये। 2002 के मौजूदा अधिनियम में संशोधन से सजा और जुर्माने को कठोर बना दिया। 2002 में क्या किया कि इसको और भी कठोर बना गया। संशोधन ने सजा, इसमें जो सज़ा मिलती थी उसको और जुर्माना को कठोर कर दिया। कब? 2002 में। पशु वस्तुओं में व्यापार से संबंधित अपराधों को भी दंडित किया जाएगा। इसका उद्देश्य अवैध व्यापार, तस्करी और अवैध शिकार को नियंत्रित करना है। वन संरक्षण अधिनियम 1980। अब देखिए वन संरक्षण कब आया था? 1980 में। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति के बिना गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोककर और वनों के आरक्षण को समाप्त करके भारतीय वनों का संरक्षण करना था। यह अनुसूचित जनजातियों, एसटी और अन्य वनवासियों को कुछ अधिकार है और सुरक्षा प्रदान करता है। अगर कई बार क्वेश्चन पूछ दे कि अनुसूचित जनजाति और वनवासियों को कुछ अधिकार किस अधिनियम के तहत है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980। अगर इन्वायरमेंट चैप्टर से क्वेश्चन पूछे तो इन्वायरमेंट से वन संरक्षण अधिनियम 1980 इसका आंसर होगा। अधिनियम का उद्देश्य वनों की कटाई को नियंत्रित करना था कि वन की कटाई पे थोड़ा सा रोक लगे, नियंत्रण हो। कुछ अन्य अधिनियम थे जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, यह आया था 1997 में। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जो कचरा उठाते हैं प्रबंधन और हैंडलिंग नियम था, ये 2000 ईस्वी में। बायो मेडिकल अपशिष्ट जो था ये 1998 में आया था। ओजोन अवक्षय करने वाले पदार्थ नियम जो था 2000 में। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 में। अब पर्यावरण एनजीओ देख लेते हैं। गैर सरकारी संगठन पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उन क्षेत्रों की पहचान करके सरकार की सहायता करते हैं जिन्हें विकास की आवश्यकता होती है और अधिकारियों को पर्याप्त नीति उपायों का मसौदा तैयार करने में भी मदद करते हैं। कई भारतीय एनजीओ सरकार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में सफल रहे हैं। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं, जैसे ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट WTI। इन सब के फुल फॉर्म भी सर्च करके एक बार ज़रूर देखें। PDF में हालांकि दिया गया है, लेकिन सर्च करने से ये आपके मन मस्तिष्क में बैठा रहता है। जब भी मैं कहता हूँ किसी चीज़ को कि एक बार खुद से भी पढ़ें, सेल्फ से भी पढ़ें, ढूंढ कर पढ़ें, तो ये आपको बहुत लंबे समय तक याद रहता है। सिर्फ आँखों से अगर हम देख के कोई चीज़ गुजरते हैं तो अल्पकालीन याद रहता है, लेकिन जब खुद किसी चीज़ को क्यूरियोसिटी के साथ ढूंढ करके हम देखते हैं तो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय विधान कानून। पर्यावरण संरक्षण संयुक्त राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। यह सतत विकास का एक मॉडल बनाना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP वैश्विक और क्षेत्रीय स्तरों पर चिंताओं को संबोधित करता है। यह राष्ट्रीय सरकारों के माध्यम से अपने उद्देश्य को बढ़ावा देकर अपने सतत विकास के मॉडल को बढ़ावा देना चाहता है। यह ऐसा वैश्विक पर्यावरण कार्यसूची स्थापित करने में विकासशील देशों की सरकारों का समर्थन करके करता है। यह संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों के साथ एकजुट होकर काम करता है, जैसे राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजिटिफिकेशन, जिसे मरुस्थलीकरण कहते हैं, उससे निपटने के लिए किया जाता है। ये दुनिया भर में सबसे प्रभावी पर्यावरण संरक्षण कानूनों में कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं, जैसे सीमा पार धुंध प्रदूषण, जैविक हथियार सम्मेलन, रासायनिक हथियार सम्मेलन, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, जंगली वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय, यहाँ पे लुप्तप्राय है, ये लुप्तप्राय है, लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिनेवा प्रोटोकॉल और ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन। ये वियना सम्मेलन है, वियना सम्मेलन। पर्यावरण संरक्षण कानून अक्सर एक आपदा के बाद तैयार किए जाते हैं। इन कानूनों की उन कानूनों की तुलना में अधिक आक्रामक होने की संभावना होती है जो एक निवारक उपाय के रूप में तैयार किए गए हैं। ये और भी प्रभावी हो सकते हैं। आज के समय और युग में पर्यावरण संबंधी चुनौतियां सभी जगहों पर सरकार के लिए सबसे अहम समस्याओं में से है। इसके अलावा उन्हें अपनी सफलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पड़ती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं के कारण विश्व भर में पर्यावरण के क्षरण के निहितार्थ को महसूस किया जा सकता है। ये समस्याएं अपना प्रभाव डालने में भेदभाव नहीं करती है और इसका सामना एक संयुक्त वैश्विक मुद्दा द्वारा किया जाना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।